नेक्स्ट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स को डिस्कस करने हैं। तो आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक के लिए ना ये M2 रिसेप्टर्स होते हैं हार्ट के ऊपर। मैं ना एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और मस्करनिक रिसेप्टर्स के हवाले से, ताकि आपको आइडिया हो कि M1, M2, M3 क्या है और एन और NM ये सारे आपको पता है, सारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। और फिर इस तरह एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में अल्फा 1, 2, बीटा 1, बीटा 2, 3, तो इनके हवाले से थोड़ी सी वीडियो बना के कर दूंगा ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। खैर, अभी पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स होते हैं एसए नोड, एवी नोड और एट्रिया के ऊपर। वेंट्रिकल के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स नहीं मौजूद होते। एक्शंस आपको बेहतर पता है। सिंपैथेटिक की बात करें तो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, थ्रू आउट हार्ट पे होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट कम करेगा, सही है। और डिप्रेशन जो है पैरासिम्पैथेटिक, उसमें हार्ट रेट ज़्यादा होगा। और पैरासिम्पैथेटिक कौन इनर्वेशन हार्ट को करता है? वेगस नर्व के थ्रू आती है। उसकी पैरासिम्पैथेटिक की वजह से पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट कैसे लाएगा? पैरासिम्पैथेटिक के मैंने रिसेप्टर्स कौन से बताया आपको हार्ट के ऊपर? M2 रिसेप्टर्स होते हैं। M2 रिसेप्टर्स जो है ना, ये जी इनहिबिटरी है। ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो में समझा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। जी इनहिबिटरी है, तो मतलब ये साइक्लिक एएमपी का लेवल कम करेंगे। ये सारी बातें एक्स्ट्रा हैं, फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं, डीप फिजियोलॉजी से। तो एट द एंड क्या होगा कि चैनल्स को इस तरह एक्टिवेट करेंगे कि उन सेल्स के अंदर ना सोडियम का इनफ्लक्स, परमेबिलिटी कम हो जाएगी सोडियम की। ठीक है, सोडियम की परमेबिलिटी कम हो जाएगी और पोटेशियम का इफ्लक्स ज्यादा होगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल ज्यादा रीपोलराइज हो जाएगा और उसको डीपोलराइज करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि सोडियम की इनफ्लक्स को स्लो डाउन कर दिया है और पोटेशियम का इफ्लक्स ज्यादा एनहांस कर दिया, तो इस वजह से। खैर, तो इस तरह ये इफेक्ट लाते हैं अपना। तो आपको वो यही पूछता है ऐसे नोट पे सोडियम की परमेबिलिटी को चेंज करके या फिर स्लो करके और पोटेशियम की परमेबिलिटी को बढ़ा के। सोडियम का इनफ्लक्स कम, पोटेशियम का ज्यादा इफ्लक्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग वेगल स्टिमुलेशन इफेक्ट ऑन हार्ट से क्या होगा कि हार्ट रेट कम हो जाएगा। वही सारी बातें हैं। एपिनेफ्रिन से एवी नोड कंडक्शन तेज होगी, पीआर इंटरवल शॉर्टर होगा, सारा आपको पता है। अच्छा, हाँ, जो हार्ट मसल है वो सेंसेशन के तौर पे कैसे एक्ट कर सकता है? गैप जंक्शंस की वजह से। सेंसेशन समझते हैं कि एट अ टाइम, एट अ सिंगल बॉडी हार्ट रेट कब ज्यादा होता है? एक्सरसाइज में ज्यादा होता है। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या है कि राइट एट्रियम के अंदर जब ज्यादा वॉल्यूम आता है ना, ज्यादा प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली देखो, जब राइट एट्रियम में ज्यादा प्रेशर आने का मतलब ये है कि पीछे से प्रीलोड ज्यादा आ रहा है ना, ज्यादा ब्लड आ रहा है, ज्यादा ब्लड को निकालने के लिए आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये होता है ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ है सेंट्रल वीनस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। तो एक्चुअली सेंट्रल वीनस प्रेशर वही जो राइट एट्रियम में जाएगा। ये एक पॉइंट देखें, इसमें कहता है कि आपको पता है ना कि अगर एक बंदा ये अपने पास लेट्स सपोज क्या चीज है, बल्कि नहीं सॉरी, लेट्स सपोज कि ये है हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, और सपोज ग्लोमेरुलस की एक कैपिलरी की बात करें और इस साइड पे अगर हम लोग एक बाउमेंस कैप्सूल बनाएं, तो आपको पता है कि जैसे जैसे खून रन करता है ग्लोमेरुलस में, तो उसमें से प्लाज्मा जो है वो निकल निकल के इसमें बाउमेंस कैप्सूल में चला जाता है। एज अ रिजल्ट जो पीछे ब्लड रहता है ना, वो ज्यादा गाढ़ा होता रहता है, उसका ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होता रहता है और वो फिर मजीद फर्दर फिल्ट्रेशन को इनहिबिट करते हैं। सही है, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा प्रोमिनेंट होती है ग्लोमेरुलस के अंदर। बाकी बॉडी की बाकी वेसल्स में भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं होती कि इतना ज्यादा राइज हो ना। तो बॉडी में इसका फायदा ये है कि आपकी ना ज्यादा एडिमा नहीं होगा। जैसे ही ज्यादा पानी निकलेगा तो ऑनकोटिक प्रेशर वेसल्स के अंदर ज्यादा हो जाएगा और वो दोबारा खींच लेंगी। और किडनीज में ये फायदा होता है इसका कि उसमें ज्यादा फिल्ट्रेशन नहीं होती। खैर, लेकिन किडनीज में ये चीज ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू
बाकी बॉडी। और एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट था, ऑपरेशन देखते हुए बेहोश हो गया, क्या वजह बनी? इसे कहते हैं वेजल वेगस सिंकोपी। और इसमें ये होता है कि वेगल ड्राइव ज़्यादा हो जाती है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव ज़्यादा हो जाती है स्ट्रेस वगैरह की वजह से ना, और सिंपैथेटिक ड्राइव कम हो जाती है। तो एज रिजल्ट क्या होता है कि विजुअलाइजेशन हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाता है, ब्रेन की परफुजन कम हो जाती है, और उसकी वजह से बंदा बेहोश हो जाता है। अच्छा, एक और होता है, उसको एम आई हुआ है, 48 घंटे हुए थे अभी, कि आपको ना अजीब सी ईसीजी आनी शुरू हो गई, मतलब कोई अरिथमिया सा स्टार्ट हो गया। तो ये मोस्ट प्रोबेबली री एंट्री सर्किट्स करंट की वजह से हो जाता है, मतलब एक अरिथमिया स्टार्ट हो जाता है ना, उसे री एंट्री करंट कहते हैं। और इसमें ये बड़ा कॉमन है, अर्ली टाइम में ना, एमआई का पेशेंट हो, विद इन फर्स्ट 2 to 3 डेज ना, ये बड़े मतलब इसमें अरिथमिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और इससे डेथ भी होती है। तो फॉलोइंग। अच्छा, सर्जरी के अंदर जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, किसी किस्म की भी हो, जरूरी नहीं है सर्जरी है, किसी किस्म की स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो उसमें आपको पता है एसी टेस्ट पहले, हाइपोथैलेमस है अपने पास, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो सीआरएच रिलीज करता है, वो पिट्यूटरी में से एसीटीएच रिलीज करवाता है, और एसीटीएच जाके फिर कोर्टिसोल रिलीज करवाता है, कहाँ से? एड्रीनल ग्लैंड से। ऐसे ही है। खैर, ये सारे स्ट्रेस से रिलेटेड है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ज्यादा आते हैं। इसी तरह सिंपैथेटिक ड्राइव भी आपको पता है ज्यादा होती है इस टाइम, जब हमारे पास होता है मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन होती है, तो कैटेकोलामीन्स का लेवल भी ज्यादा होता है ना, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का। तो ये कुछ बातें उसने इधर लिखी हुई है, ठीक है। स्ट्रेस में एपिनेफ्रिन ज्यादा, स्ट्रेस ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा, ठीक है ना, तो सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा, कौन सा हार्मोन नहीं है जो स्ट्रेस में ज्यादा? वो इंसुलिन है। बाकी बातें होगी। सही है। जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो तो एसिडिक कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई? जहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी के पास होगी। पिट्यूटरी से निकल के सबसे पहले कहाँ जाएगा? जो वीनस ब्लड में जाएगा, जो ड्रेन करा है पिट्यूटरी को, उसके बाद बॉडी में जाएगा ना, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तो आपको वहीं मिलेगी। एक्चुअली ना, ये एक टेस्ट हम करवाते होते हैं, वो डेस्मोप्रेसिन का हवाले से है, कि जब हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं और चेक करते हैं कि एसिड सप्रेशन हो रही है कि नहीं, वो कुशिंग सिंड्रोम में ना, एक्टोपिक, और उसके लिए। तो इन शॉर्ट बस ये देखने के लिए कि जो एसीटीएच आ रहा है वो पिट्यूटरी में से आया, कि पिट्यूटरी में से आ रहा है या कहीं एक्टोपिकली आ रहा है, तो उसका लेवल चेक कर लेते हैं हम लोग उधर वीनस ब्लड में, जो पिट्यूटरी को ड्रेन कर रहा होता है, तो उससे आइडिया हो जाता है। अगर वहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब पिट्यूटरी से ही आ रहा है, अगर वहाँ ज्यादा ना हो, तो मतलब कि कहीं और से आ रहा है। बस इतनी सी बात थी। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, इसको नहीं डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा फेज है कार्डियक साइकिल का जिसमें वेंट्रिकुलर प्रेशर तो ज्यादा हो लेकिन वॉल्यूम में चेंज ना आए? एसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। अगला आ गया रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इसमें क्या होता है कि सेमिलुनर वाल्व ओपन होते हैं और रैपिड इजेक्शन स्टार्ट होती है, सही है ना? वही कुछ बातें लिखी हैं। हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड लो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, के मतलब आपको पता है कि एक था अपने पास आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, उसमें प्रेशर ज्यादा होता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका अभी जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, अभी भी प्रेशर उसमें ज्यादा ही हो रहा है, और उसी प्रेशर की वजह से वो पुश कर रहे हैं सारे जो ब्लड है उसको एओर्टा के अंदर या फिर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, तो उस दौरान वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वो कौन सा फेज है? रैपिड इंजेक्शन फेज, जिसमें वॉल्यूम कम होता जा रहा है लेकिन प्रेशर हाई ही है अभी भी, ठीक है ना? और देखो, हाई एओर्टिक प्रेशर भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि वहां ब्लड जा रहा है, तो उसमें हाई एओर्टिक प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, during the portion of cardiac cycle when calcium is entering ventricle cells plateau phase में, अब है ना, आपको मैंने बताया था प्लेटो फेज में, क्यूआरएस इंटरवल के बाद वाला, एसटी सेगमेंट के दौरान कैल्शियम एंट्री ज्यादा होती है, तो उसमें कौन सा फेज चल रहा था? वही रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन वाला, कि हार्ट वही कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है। अच्छा, एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग कब होती है? सिस्टोली के बिगिनिंग में, सही है। रिड्यूस वेंट्रिकुलर रिजेक्शन आ गया। तो इसमें क्या है कि यार, ये बात थोड़ी सी अजीब सी उसने लिख दी है। उसने कहा है कि मतलब सिंपल स्टोरी ये है कि हार्ट रेट ज्यादा हुआ है, और उसमें वो कहता है कि सिस्टोलिक टाइम हैज डिक्रीज प्रोपोर्शनेटली मोर देन द डायस्टोलिक टाइम। ऐसा नहीं होता।
सिस्टोलिक टाइम जो है ना वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चल रहा होता है। जो ज्यादा हार्ट रेट तेज होने पे जो कमी आती है ना वो डायस्टोलिक में आती है, तो इसको आपने कंफर्म कर लेना है। अच्छा, फिर अपने पास एओर्टिक वाल्व कब क्लोज होते हैं? जब आपको S2 आती है, और कब आती है? ऐसे वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में। सही हो गया। अच्छा, वी वेव कब आती है? जब मैंने क्या बताया था, फीलिंग होती है ना। और वी वेव आती है जब एओर्टिक फीलिंग होती है। तो वो किस टाइम हो रही होती है? जिस टाइम आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन चल रही होती है वेंट्रिकल की, उस टाइम एओर्टा की फीलिंग हो रही होती है। सही है। अच्छा, डाइक्रोटिक नोच में पहले पढ़ा चुका हूँ। कब आती है? जब ये है कि एओर्टिक जो प्रेशर है ना, जो अपने पास एओर्टा है उसमें ना, उसका अगर ग्राफ ड्रा करो ना, उसके प्रेशर में अचानक से ऐसे एक नोच आती है, तो उसको डाइक्रोटिक नोच कहते हैं। मैं दिखा भी चुका हूँ। तो वो एओर्टिक वाल्व के क्लोजर पे आती है। ठीक है। जेबीबी में तो नहीं आती वैसे, खैर ये तो पता नहीं, उसमें आती है एओर्टिक प्रेशर की ड्रा करो ग्राफ। फिर अपने पास आ गया कि हर एक साइकिल, हाँ, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग, ये जो फेज है ना, ये अफेक्ट नहीं होता हार्ट रेट के ज्यादा होने से। और मैं आपको बताया था कि यही जो है ये लॉन्गेस्ट फेज है, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग वाला, ये वाला, ये लॉन्गेस्ट फेज है और ये नहीं इफेक्ट होता, बाकी फेज छोटे होते जाएंगे। फिर ओहो, गलत बता दिया। ये लॉन्गेस्ट फेज है और सब यही शॉर्ट होगा हार्ट रेट में, बस ऐसे ही। ठीक है ना। तो जो रिड्यूस वेंट्रिकुलर फीलिंग है ये लॉन्गेस्ट फेज है और सबसे ज्यादा इफेक्ट भी इसी आएगा। सॉरी फॉर कंफ्यूजन, बाकी वही बातें आगे आई हुई हैं। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फीलिंग वाला।